खबर है कि मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी खबर है और कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग ने फिर से धमकी दी है, ये खबर आ रही है। धमकी में क्या कहा गया है? इस बार टारगेट कनाडा नहीं मुंबई होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दी गई है यह धमकी। कल कनाडा के कैफे में दोबारा फायरिंग भी हुई है। तो कपिल शर्मा को एक बार फिर से धमकी दी गई है और यह धमकी तब आई है जब उनके कनाडा के कैफे में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। सोशल मीडिया पर यह धमकी दी गई है और कहा गया कि इस बार टारगेट कनाडा नहीं मुंबई होगा। तो कनाडा के बाद मुंबई में टारगेट करने की यह धमकी सामने आई है। कपिल शर्मा को यह धमकी दी गई है। आपको बता दें कि कनाडा में इसके पहले भी 7 अगस्त और 10 जुलाई दो ऐसी तारीखें, यानी 10 जुलाई को और 7 अगस्त यानी कि कल ये फायरिंग की गई है और गोल्डी ढिल्लो गैंग की धमकी ये सामने आई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह धमकी दी गई है कपिल शर्मा को और इस बार कहा गया कि कनाडा नहीं मुंबई है टारगेट। तो देखिए किस तरीके की ये धमकी आई है, जरा उसको भी देखते हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी आई है। गोल्डी ढिल्लो दिखाई आपको दे रहा है और ये पूरी पोस्ट यहां पर लिखी गई है। क्या लिखा गया बिग वॉल पर, उसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। आज जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के से स्थित सरे स्थित कैप्स कैफे पर, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। यानी कि इस पोस्ट में खुलेआम ये जिम्मेदारी ली गई है। हमने इसको फोन किया था लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, इसलिए ये एक्शन लेना पड़ा। अगर अब भी जवाब नहीं मिला तो अगला जल्द एक्शन मुंबई में होगा। इस पोस्ट के जरिए मुंबई में अगला हमला करने की धमकी, चेतावनी दी गई है। रेफरेंस भी यह दिया गया कि कनाडा में जो हमला किया उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब देखिए सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग के टारगेट पर आखिर कॉमेडियन कपिल शर्मा क्यों है। हम आपको 5 वजह बताते हैं। ये देखिए आप, पहली वजह है सलमान खान से कपिल शर्मा की नजदीकी। दूसरी वजह है कपिल शर्मा के शो में सिख धर्म को लेकर टिप्पणी से नाराजगी और पहली बार जब फायरिंग हुई थी तब यह बताया भी गया था। तीसरी वजह क्या है? कपिल का बढ़ता स्टारडम और फिरौती का खेल। और चौथी वजह है डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस गैंग की बॉलीवुड में एंट्री की चाहत। और पांचवी बड़ी वजह है बाबा सिद्दीकी के हत्यारे शुभम लोंकर के जरिए सलमान के करीबियों को धमकी दी जा रही है। यह 5 बड़ी वजह है लगातार क्यों आखिर कॉमेडियन कपिल शर्मा को टारगेट पर लिया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। धराली में अब तक 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कल 367 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। 255 लोगों को मताली हेलीपैड लाया गया। 112 लोग देहरादून एयरपोर्ट भेजे गए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भेजी जा रही है राहत सामग्री। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुनीत, अब तक जो राहत और बचाव कार्य चला उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? किस तरीके से ज्यादा मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए धराली में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई उसके बाद तमाम जो सड़कें हैं, पुल हैं, वो टूट गए थे और एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर बचा जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। कल 367 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुल 400 लोगों को अभी तक जो दुर्गम इलाके थे, फंसे हुए लोग थे, वहां से निकाला गया है। 255 लोगों को मातली एयरपोर्ट पर लेकर आए हैं जहां पर छोटे 8 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। इसके अलावा MI और चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया कि जो बड़ा जेनसेट है वो धराली में पहुंचाया गया। सबसे बड़ी समस्या आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में आ कहां रही है आपको बताते हैं। यह भटवाड़ी की सड़क है। लगभग 100 मीटर की यह सड़क है जो कि टूट गई थी लैंडस्लाइड की वजह से और कल देर रात तक इसको बनाया गया था। यहां पर वन वे ट्रैफिक शुरू किया गया था लेकिन आज सुबह फिर एक बार यह सड़क पूरी तरीके से धंस गई थी जिसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में एक बार फिर अभी बिल्कुल ये सड़क शुरू की गई है। ये जो ट्रायल गाड़ी है ये यहां पर जा रही है। तो कई जगह जहां सड़क टूट जा रही थी वहां पर जब सड़कें बनाई जा रही है तो इस तरीके की समस्या सामने आ रही है। विनाश लीला कितनी आप देखेंगे, जो पूरी सड़क है ये इस तरीके से बह गई थी। और भटवाड़ी इसलिए मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही रास्ता है जो धराली तक जाता है और यही वजह है कि जब ITBP, SDRF, NDRF की टीमें अपने इक्विपमेंट्स को लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ी तो यहां पर आकर के वो फंस गई थी और 2 दिन तक यहां से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब गनीमत इस बात की कि रास्ता चालू हो गया और यहां से गंगनानी तक पहुंच गए। गंगनानी में जो पुल टूटा हुआ है उसको बनाया
बनाया जाएगा और उससे तकरीबन 9 किलोमीटर आगे एक और जगह है जो तकरीबन 50 मीटर बह गई है, इसको बनाया जाएगा सड़क को। उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटे में बाई रोड यानी कि सड़क के रास्ते से तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, जेसीबी मशीन है, क्रेन है, इनको हरसिल तक पहुंचाया जा सकेगा और फिर आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज वहां पे रेस्टोरेशन की है। फिलहाल जेनसेट वहां पर लगा दिया गया है जिसको कि चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर के गए हैं। इसके अलावा वहां पर इंटरनेट की सुविधा के लिए तमाम इक्विपमेंट्स पहुंच गए हैं। इंटरनेट की बहाली के लगातार कोशिश की जा रही है और तमाम जो कैंप हैं वो अब वहां पर बना लिए गए हैं। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड दिल्ली से आया था उसको धराली में पहुंचा दिया गया है जो कि मलबे में फंसी हुई जिंदगी को लेकर आए। देखेंगे इस तरीके से रीच आउट करना अपने आप में इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। नजर बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। आईटीओ बैराज के सभी गेट खोले गए अगले 72 घंटे बाद। हिमाचल प्रदेश में शिमला के रामपुर में बादल फटने से आई बाढ़। कई इलाकों में लैंडस्लाइड से 3 एनएच सहित 496 सड़कें बंद। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा पूरे राज्य में मानसून से बढ़ रहा है नुकसान। सरकार और विभाग की कड़ी नजर है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से उत्तराखंड के रुड़की में नदी नालों में उफान। खतरे के निशान को पार कर गई है गंगा नदी। बिजनौर की डीएम जसप्रीत कौर ने नाव और ट्रैक्टर की ट्रॉली से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों का हाल भी जाना। मुरादाबाद में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा रामगंगा का जलस्तर। बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव। कटान से लोगों में दहशत। यूपी गाजीपुर में बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं 102 स्कूल। जिले के करीब 150 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में। बिहार के वैशाली में बाढ़ के पानी में डूबा कौनहारा घाट का मुक्तिधाम। पानी के बीच ऊंचे स्थान पर किया जा रहा है दाह संस्कार। मुर्शिदाबाद में सड़कों की खराब हालत। स्कूली बच्चों को ले जा रहा ई रिक्शा पानी से भरी सड़क पर पलटा। जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं लोग। हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। अपार्टमेंट के बेसमेंट में घुसा पानी। कई गाड़ियां डूबी। हैदराबाद में झमाझम बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की थमी रफ्तार। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित धराली में बचाव अभियान में आई तेजी। 400 लोग सुरक्षित बचाए गए। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद आईटीबीपी के जवानों का धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तरकाशी में बीआरओ की टीम ने गंगनानी पुल का निर्माण शुरू किया। आज से हर्षिल की ओर से शुरू हो सकेगी आवाजाही। उत्तरकाशी के धराली और मुखबा गांव के बीच इंजीनियर रेजिमेंट ने शुरू किया पुल का निर्माण। पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया था पुल। धराली से सामने आई तबाही की नई तस्वीर। सैलाब में बह गए घर। तिनके की तरह धराशायी होते दिखा टावर। पूरा इलाका जलमग्न। चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर के जरिए 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर जॉली ग्रांट लाया गया। हेल्थ टेस्ट के बाद गंतव्य को रवाना किए गए लोग। देहरादून और हर्षिल के बीच वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम तैनात। फंसे नागरिकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ और डीआईजी मोहसिन शहीदी ने जानकारी दी। इलाके में 4 से 5 एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। शवों की तलाश में जुटे डॉग स्क्वाड। उत्तराखंड से धराली में फंसे नागरिकों की सेना की भी मदद ली जा रही है। संचार नेटवर्क और सैटेलाइट इंटरनेट कॉल के जरिए परिजनों से कराई गई बात। उत्तरकाशी के मताली गांव तक हेलीकॉप्टर से पहुंचा वीसैट। हर्षिल पहुंचने पर ठीक हो जाएगी इंटरनेट कनेक्टिविटी। उत्तराखंड के धराली में लगातार पहुंचाई जा रही है मदद। चिनूक हेलीकॉप्टर से जेसीबी ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क बनाने में ली जाएगी मदद। उत्तराखंड के पौड़ी में सीएम धामी ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। लोगों से हालात की जानकारी ली। अधिकारियों के मदद का दिया आश्वासन। धराली में पीड़ितों की सहायता के लिए सीएम धामी का बड़ा ऐलान। 1 महीने की देंगे सैलरी। लोगों और जनप्रतिनिधियों से भी मदद की अपील। उत्तरकाशी में महाराष्ट्र के 151 लोग फंसे। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तराखंड प्रशासन से किया संपर्क। 30 लोगों की नहीं मिली जानकारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन से तबाही। दाफा गांव में लैंडस्लाइड से 7 मकान क्षतिग्रस्त। घर मालिकों को दिया गया 14 लाख का मुआवजा। चीन में मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर बाढ़ की चपेट में हेनान प्रांत। सड़कों पर जल भराव से कई गाड़ियां डूब गई। चीन के झेंझोउ में मूसलाधार बारिश के बाद आए बाढ़ से कई इलाके डूब गए। सड़कें, मेट्रो और राजमार्ग जलमग्न। स्कूटर दफ्तर, स्कूल दफ्तर और ट्रांसपोर्ट सब बंद। मोरक्को के माराकेश इलाके में आया मलबे का सैलाब। अमेरिका और इका घाटी में आई बाढ़ से हालात खराब है। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का सैलाब।
मुंबई के वर्ली में बाल बाल टला है एक बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर बस स्टैंड से टकराया ट्रक। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से जान बचाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। जिला अस्पताल में शख्स को घसीटते नजर आए सुरक्षाकर्मी। लोगों में दहशत का माहौल। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग। 1 महीने में दूसरी बार कैफे पर फायरिंग हुई। लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। डंकी रूट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में अवैध प्रवासियों की मानव तस्करी का आरोप है। यूपी के नोएडा में नकली दवाई बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। क्राइम ब्रांच ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जींद और बद्दी में भी पुलिस की रेड। दिल्ली में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या। निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद के बाद आसिफ कुरैशी का मर्डर हुआ। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। यूपी के अमरोहा में केमिकल कंपनी में गैस लीकेज। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की कार का ब्रेक फेल हो गया। बाल बाल बचे। उप मुख्यमंत्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे सुरेंद्र चौधरी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी। दोनों तरफ से जारी है भीषण गोलीबारी। अखल गांव से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में सेना को कामयाबी। गोगल दूरा में जांच के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद। विशेष सूचना के आधार पर जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उधमपुर में घायल सेना के जवानों को किया गया एयरलिफ्ट। पहुंचाया गया आर्मी अस्पताल। सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 18 जवान हुए थे घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और सोपोर में प्रतिबंधित पुस्तकों को लेकर पुलिस का जांच अभियान। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में फैसला। कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साल 2007 में विजय पटेल की हुई थी हत्या। मालेगांव धमाके में बरी हुए सुधाकर चतुर्वेदी के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान को धमकी। पृथ्वीराज को झापड़ मारने पर दूंगा 2 लाख रुपए। सनातन को गाली देने वाले को पीटना चाहिए। आतंकी तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की इजाजत। एनआईए कोर्ट ने तहव्वुर को परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। पीएम मोदी की कैबिनेट की बैठक आज। सोर्सेस के अनुसार संसद में दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में टैरिफ पर हो सकती है चर्चा। सीतामढ़ी में आज ऐतिहासिक दिन है। माता सीता के जन्मस्थान पुनौरा धाम के विकास योजना की आधारशिला रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, पूरे देश और मिथिलांचल के लिए अत्यंत शुभ और आनंदमय दिन है। सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। सीतामढ़ी के लोगों का साकार हो रहा सपना। माता जानकी के मंदिर निर्माण को लेकर कीर्तन और भजन शुरू किया गया। वोट अधिकार रैली के जरिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। आज चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ रैली को संबोधित करेंगे खड़गे और राहुल गांधी। राहुल गांधी 17 अगस्त को रोहतास से मतदाता अधिकार यात्रा को शुरू करेंगे। मताधिकार से वंचित करने के मुद्दे को उजागर किया जाएगा। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई है। दिल्ली के निजामुद्दीन में सनसनीखेज मर्डर हुआ है। स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद में यह हत्या की गई है। आसिफ ने गेट से स्कूटी हटाने को कहा था। हमलावरों ने नुकीली चीज से हमला कर जान ले ली आसिफ की। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो आसिफ की नुकीली चीज से हत्या कर दी गई। हमला करके हत्या कर दी गई। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ से जुड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि स्कूटी को हटाने को लेकर विवाद और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दुश्मनी हो गई। ये 2 लोग थे, इन्होंने मिलकर उसको मारा। और निजामुद्दीन में जहां यह मर्डर हुआ वहां से देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक मामूली विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी है। बताया जा रहा है स्कूटी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। मैं इस वक्त उस इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये क्राइम स्पॉट है जहां पर इस घटना को वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ ये जगह पर स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ है। जो पीड़ित है उनका कहना है कि जो पड़ोसी है वो अपनी स्कूटी घर के आगे लगाता था। उसको बोला गया कि स्कूटी यहाँ हमारे घर के आगे मत लगाओ। इसको लेकर विवाद हुआ है और उसमें चाकुओं से और ईंट पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई है। उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका?
ये मेरा नाम शाहीन कुरैशी है। इस बिल्डिंग से ऊपर से वो लड़की है शैली, शैली आई, उसने अपने भाइयों को सिखाया कि मारो मारो इसको मारो, और उन लोगों ने क्या करा, खंजर मारा उसके पसली पे, तिल उठा के मारे उसका, वहीं पे दम निकल गया, मेरा सुहाग उजड़ गया। पहले भी झगड़ा हुआ था इसको लेकर। नवंबर में भी इन लोगों ने जानलेवा हमला करा था, इन लोगों ने जानलेवा हमला करा था पहले भी उसके ऊपर। चलिए और अब शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन 30-8-90 की। बुलेटिन में आज जो बड़ी खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर उत्तराखंड से जुड़ी। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सड़कों को ठीक करने में बीआरओ की टीम भी लगी हुई है। इस बीच फंसे हुए चार धाम के यात्रियों को निकालने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। आज की दूसरी जो बड़ी खबर है वो क्या है? राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 48 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। तीसरी खबर, दिल्ली में कल राहुल गांधी के नए निवास पर इंडिया ब्लॉक के नेता जुटे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 10 जनपद के बाद अब 5 सुनहरी बाग रोड होगा कांग्रेस की पॉलिटिक्स का नया केंद्र। चौथी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के हाथों बिहार के सीतामढ़ी में होने जा रहा है माता सीता जी के मंदिर का शिलान्यास। इसके अलावा तमाम दूसरी बड़ी खबरें भी हम आपको दिखाएंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक के बैठक की। तो 25 दलों की करीब 50 नेता बैठक में शामिल और 5 सुनहरी बाग में राहुल गांधी ने दी थी डिनर पार्टी। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों में एकजुटता, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा। तो 5 सुनहरी बाग में ये डिनर पार्टी आयोजित की गई राहुल गांधी की तरफ से। विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद, एसआईआर के मुद्दे हों या उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा हुई तमाम नेताओं के बीच। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत 24 दलों के नेता राहुल गांधी के नए आवास पर डिनर के बहाने जमा हुए। इसमें शरद पवार, सिद्धारमैया, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हालांकि डिनर के बहाने राहुल गांधी ने एसआईआर और अमेरिकी टैरिफ समेत कई मसलों पर नेताओं से बातें की। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। Everybody condemned it. We need a clear voters list. Therefore, digital voter list is the immediate necessity for this country now. खबर है कि डिनर के बीच अधिक से अधिक नेताओं से सीधी बात हो सके, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों के कुल 6 गोलमेज की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान तेजस्वी ने राहुल से बिहार यात्रा के बारे में भी चर्चा की। तेजस्वी यादव जी discussed about the बिहार यात्रा. Everybody, he invited all India alliance leaders to be there in the conclusion program of the Bihar Yatra, which is going to be on September 1st. डिनर से लौटे अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अखिलेश सर क्या हुआ आज मीटिंग में सर? अखिलेश सर क्या चर्चा हुई आज? बहरहाल राजनीतिक गलियारों में इस डिनर पॉलिटिक्स की चर्चा गर्म हो गई है। और वहीं कांग्रेस के डिनर के बहाने राहुल गांधी का 5 सुनहरी बाग जो आवास है वो राजनीतिक गलियारों का नया केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के कई जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। राहुल निवास पर इंडिया ब्लॉक की पहली बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के तीनों सीएम, 24 पार्टियों के करीब 50 नेता शामिल हुए। नेताओं का एक जगह जमा होना राहुल गांधी के बढ़ते कद की तरफ इशारा कर रहा है। राहुल भले पार्टी अध्यक्ष पद पर ना हो, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर संगठन और इंडिया गठबंधन में वो सबसे अहम भूमिका में आ चुके हैं। विपक्ष का ही सही 5 सुनहरी बाग सत्ता के गलियारों का एक नया केंद्र बनता दिख रहा है। दरअसल राजीव गांधी के 1991 में निधन के बाद 10 जनपद पर्दे के पीछे चला गया था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो 10 जनपद फिर पार्टी की सत्ता का केंद्र बनकर उभरा, जो 2014 रहा। उसके बाद सोनिया ने आहिस्ता आहिस्ता राहुल को आगे किया, लेकिन कांग्रेस 2014 में 44, 2019 में 52 सीटों पर सिमट कर रह गई।
2018 में पार्टी अध्यक्ष बने राहुल 1999 से 2004 वाले करिश्मे को लाख कोशिशों के बाद भी नहीं दोहरा सके। उस कमजोर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ आने में विपक्षी नेताओं की भी दिलचस्पी नहीं रही। और इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में विश्व भर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति है। मानवता के उन्नत स्वरूप के लिए भारत को विश्व का नेतृत्व करना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर सेंट्रल म्यूजियम का दौरा किया और भारत के गौरवशाली अतीत की प्रशंसा की। इससे पहले भागवत ने नागपुर में एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एक समारोह में कहा कि कट्टरता क्रोध और घृणा पैदा करती है, इससे झगड़े और युद्ध होते हैं। इन प्रवृत्तियों को बदलने के लिए भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में मानवता के उन्नत स्वरूप के उद्भव के लिए भारत को विश्व का नेतृत्व करना होगा और अगर मनुष्य ने उचित कदम नहीं उठाए तो इसका विनाश हो जाएगा। और इस बीच उत्तरकाशी के धराली में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबर है। लगातार जो सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहां पर जारी। अभी तक 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा मिसिंग बताए जा रहे हैं और धराली से 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सड़क यातायात बहाल करने के लिए से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है। हमारी 8 टीम ऑलरेडी प्रीपोजिशनड है और ये जो घटना हुई है, जैसे आप देख रहे हैं, 4 टीम धराली में पहुंचाई गई है। उसके अलावा जो भी एक्सेस है, जहां पर एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर हमारी टीम मौजूद है ताकि अगर एडिशनल टीम्स की ज़रूरत होती है तो उनको वहां से रवाना कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर उत्तराखंड से बाहर भी चंडीगढ़ में और हिंडन एयरपोर्ट पर भी हमारी टीमें तैनात की गई हैं, रखी हुई हैं, रेडीनेस में है वो कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी वहाँ से डायरेक्ट एयरलिफ्ट किया जा सकता है। MI हेलीकॉप्टर से लाए गए ये लोग धराली और उसके आसपास फंसे थे। अभी तक 2 चिनूक और 2 MI हेलीकॉप्टर के जरिए 112 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। इधर जमीन के रास्ते देखिए किस तरह फंसे हुए बुजुर्ग और महिलाओं के रेस्क्यू में सेना, वायुसेना, ITBP, SDRF और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। आज से हर्षिल में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक होने की भी संभावना है, क्योंकि एक वीसेट भी चिनूक के जरिए हर्षिल पहुंचा दिया गया है। इस बीच सेना ने सैटेलाइट फोन के जरिए कुछ लोगों की उनके परिजनों से बात भी करवाई। बता दो, गंगोत्री में है हम लोग, यहाँ गंगोत्री में ठीक ठाक है। फिलहाल आपदा प्रभावित मातली, धराली और हर्षिल से संपर्क कटे हुए हैं। बिजली, मोबाइल नेटवर्क और पानी की आपूर्ति ठप है, लेकिन असली चुनौती अब भी धराली में रेस्क्यू की है। जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं वो फिट हैं और टेरेन मूवमेंट करना पड़ता है कई बार हैवी इक्विपमेंट्स लेकर के, वो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और अब आपको उत्तरकाशी के गंगनानी से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर आपदा के दौरान बहे पुल के निर्माण के बाद धराली तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तरकाशी का ये गंगनानी क्षेत्र है। BRO के जवान युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं। एक तरफ एजेंसियां हालात को समझ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अमल में भी लाया जा रहा है। यानी धराली तक पहुंच मार्ग को ठीक करने का काम बगैर वक्त गवाए चल रहा है। मौसम भी फिलहाल साथ दे रहा है। जो क्षतिग्रस्त मार्ग था वो ठीक होने के बाद फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो गंगनानी का जो पुल टूटा हुआ है, ये पुल सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जितने भी जो संसाधन हैं, जो वाहन है, जो मदद है, वो इसी मार्ग से जानी है। यहाँ करीब 28 फीट का पुल हुआ करता था, जो पानी के तेज बहाव और प्राकृतिक आपदा में बह चुका है। कल दोपहर तक इस पुल के चालू होने की संभावना है। दोपहर 2 बजे तक लॉन्चिंग नोस जाके उस पार में टिप होने का चांसेस है। जैसे एक बार लॉन्चिंग नोस वहाँ टिप हो गया, इसके बाद फिर पैनल्स हम आगे आगे जोड़ते जाएंगे। दैट विल नॉट टेक मच टाइम। लॉन्चिंग नोस को वहाँ टिप कराने से क्रिटिकल थी। और वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 48 घंटे काफी अहम है। रिपोर्ट आप देखिए। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर है। अपना व बच्चों का व मवेशियों का ख्याल रखें और यमुना से दूर रहे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। साफ साफ चेतावनी है कि यमुना नदी खतरे के निशान को पार करने वाली है। प्रशासन 24 घंटे अलर्ट है। देर शाम TV9 की टीम भी हालात को समझने पहुंची।
दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ ITO बैराज पर और आपको तस्वीरें दिखाऊं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। यमुना का जलस्तर पीछे से बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से भी 65 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो अब वो धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहा है। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। यमुना के खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि दिल्ली में कल शाम 7 बजे तक यमुना का जलस्तर 205.4 मीटर पहुंच चुका था। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगले 48 से 72 घंटे में राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बांग्लादेश में 26-28 जुलाई की हिंसा की आग अब तक जारी। हिंदू परिवारों के बाद अब हिंदू धर्म गुरुओं को भी धमकियां दी गई। बांग्लादेश में एक बार फिर हाहाकार मचा है। रंगपुर जिले के गंगाचारा स्थित बितगारी में लगभग 20 हिंदू परिवारों के साथ 3 दिनों तक हिंसा हुई, जिसके बाद कई हिंदू परिवार बेघर हो गए। इसके बाद कट्टरपंथियों ने उनके घरों में लूटपाट और आगजनी की। बताया जाता है कि हिंसा के बाद बेतगारी में 50 से ज्यादा हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ताजा हिंसा भड़कने को लेकर कहा जा रहा है कि 18 साल के एक हिंदू युवक पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया है। हालांकि दावा है कि यह झूठा आरोप लगाया गया है। हिंदू युवक का फेक अकाउंट बनाकर उसे फंसाया गया है। इधर कई हिंदू संगठनों को राहत सामग्री बांटने पर भी धमकियां मिली है। बेघर हिंदू घरों की मदद करने पर धर्मगुरुओं और संस्था हिंदू वॉइस को धमकी दी गई है। हिंदू धर्मगुरु गोपीनाथ दास ब्रह्मचारी के नेतृत्व में 200 हिंदू स्वयंसेवकों की एक टीम 4 अगस्त को अलदातपुर गांव में बेसहारा हिंदुओं को राहत सामग्री देने पहुंची थी। बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें धमकाया और परेशान किया और कट्टरपंथियों का साथ देते हुए राहत कार्य को रोक दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाके में बरी मेजर रमेश उपाध्याय ने कर्नल पुरोहित के आरोप को सही ठहराया। पुरोहित ने शरद पवार पर पाकिस्तान के इशारे पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने का दरअसल आरोप लगाया। पृथ्वीराज चौहान को जो 2 थप्पड़ मारेगा उसको 2 लाख इनाम। मालेगांव बम धमाका मामला थमता नहीं दिख रहा है। मामले में बरी हुए अभियुक्त सुधाकर चतुर्वेदी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को धमकी दी है। सुधाकर ने कहा है कि 23 अक्टूबर 2008 को उन्हें गिरफ्तार कर काला चौकी पुलिस स्टेशन लाया गया। ट्रायल कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई। बाद में NIA ने कहा कि बम मेरे घर में रखा गया था। इधर मामले में बरी अभियुक्त मेजर रमेश उपाध्याय ने कर्नल पुरोहित के बयान का समर्थन किया है। 100% जो डाउट है वो इसी तरफ जाता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह 26/11 के बाद आके कहते हैं कि 26/11 RSS की साजिश है। श्री शरद पवार कई किस्म के बयान देते हैं और वो कहते हैं कि इन हिंदुओं ने किया हुआ है और हिंदू ही ब्लास्ट करते रहेंगे। इस किस्म का पेपर न्यूज़पेपर पर छपा था। इन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि अगर इसको जानकारी है कि ब्लास्ट किसने किया है तो इसको समन करो शरद पवार को और लेकर आओ कोर्ट में। यह इनकी अर्जी है, वहाँ पर अभी पेंडिंग है। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर एक बार फिर से फायरिंग हुई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है और साथ ही धमकी दी है कि इस बार टारगेट कनाडा नहीं बल्कि मुंबई होगा। देखिए आप। फायरिंग की ये तस्वीरें सन कर देने वाली है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है। फायरिंग की यह घटना कनाडा के शहर सूरे में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई है। 1 महीने के भीतर कैप्स कैफे पर दूसरी बार फायरिंग हुई। फायरिंग में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि इस फायरिंग में गैंगस्टर का मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि कपिल शर्मा को डराना था। पिछली बार की तरह इस बार भी कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई अलायंस ने ली है। अब सवाल ये उठता है कि एक्टर और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा क्यों लॉरेंस गैंग के टारगेट पर है। इसको लेकर अलग अलग भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश में की बातें सामने आ चुकी हैं। पहला कारण अभिनेता सलमान खान से कपिल शर्मा की नजदीकी बताया जा रहा है। काला हिरन शिकार के बाद से सलमान खान लॉरेंस गैंग का प्राइम टारगेट है। सलमान के घर पर भी कई बार हमले हो चुके हैं। संभावना है कि इस ताजा हमले के जरिए लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा को टारगेट कर सलमान के बाकी करीबियों को चिताना चाहता है। दूसरा कारण कपिल के शो में सिख धर्म को लेकर कथित टिप्पणियां बताई जा रही हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा में शायद ही कोई फिल्मी हस्ती और पर्सनालिटी होगी जो शो का हिस्सा ना बना हो। इसी बात ने कपिल को बॉलीवुड में एक अलग पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद कपिल शर्मा को न सिर्फ शोहरत बल्कि अकूत दौलत भी हासिल हुई। सूत्रों का मानना है कि ये वजह भी कपिल के इन गैंगस्टर के टारगेट पर आने की अहम वजह हो सकती है। लॉरेंस और उसका अलायंस कपिल से करोड़ों रुपए की फिरौती वसूलने की फिराक में हो सकता है।
आज बिहार के सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर शिलान्यास होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार मंदिर के आधारशिला रखेंगे। पुनौराधाम मंदिर के 5 किलोमीटर क्षेत्र को रेड जोन में बदल दिया गया। जगत जननी माता सीता और मिथिला की पुण्य भूमि झूम उठी है। मौका है माता सीता के मंदिर के शिलान्यास का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर केंद्र और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या और जनकपुर धाम से लोगों को आमंत्रित किया गया है। देश के कोने कोने से साधु संत यहाँ आएंगे। 5000 साधु संतों के लिए भोजन का इंतजाम महावीर मंदिर की ओर से चलाई जा रही सीता रसोई के जिम्मे है। वहीं मंदिर को सजाने के लिए बेंगलोर और कलकत्ता से फूल मंगवाए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ की राशि मुहैया कराई है। जनसभा के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। इधर पुनौरा धाम भक्ति भजन में डूबा है। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए पूरा मिथिला से यहाँ आ रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, जहां भी मैं गया मैंने देखा कि सभी लोग की एक ही इच्छा है कि ये मेरा जन्म धन्य हो जाएगा कि माता सीता के मंदिर निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम देख लें।